एज पर रिक्वायरमेंट हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज। स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज में स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट जंप करने से पहले हम यहाँ बात करेंगे पहले इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी हम इन्वेस्टमेंट ही करते हैं और वो ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे हाई रिटर्न्स होते हैं बट हाई रिस्क भी होते हैं। बट आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसे भी तरीके होते हैं जहाँ पे आप लो रिस्क पर भी पैसा लगा सकते हो बट वहाँ पे लो रिटर्न्स भी होंगे। हाई रिटर्न पे लगाओगे तो हाई रिस्क होंगे और अगर मॉडरेट पे जाते हो ऑन एवरेज तो वो ऑन एवरेज मॉडरेट पे जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट हमें करना क्यों चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ऐसे कौन से तरीके हैं? स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत से तरीके हैं और हमें ये क्यों जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हमें स्टॉक मार्केट या अदर जो फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वहां भी करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे महंगाई को भी बीट करना है और इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है 4% के आसपास, ठीक है, और ये वेरी भी करता है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 3%, कभी 2%। अगर जितना नीचे इन्फ्लेशन होगा वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, महंगाई कम होगी। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेंगे 3 से 4%। एफडी में रखोगे तो 6 से 8%, जो हमारे जो महंगाई या इन्फ्लेशन को बीट करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी इन्फ्लेशन बढ़ता भी है, महंगाई भी बढ़ती है, जहाँ पे एफडी भी बीट नहीं कर पाता। तो हमें ऑन एवरेज कम से कम 10 से 12% रिटर्न तो निकालने ही है हमारे पैसे पे। तो वो कहाँ से आएंगे, चलिए उसकी बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही तगड़ा नॉलेज मिलने वाला है यहाँ पे, और पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा, और स्टॉक मार्केट में के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है और कौन कौन सी एनालिसिस करके हमको पैसे लगाने हैं। तो चलिए स्टॉक मार्केट की पहली इनिशियल स्टेज ये है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या ये जान लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आखिर क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दो तरीके मेन होते हैं। जैसे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे हम डिपेंडेंट होते हैं, ओनरशिप होती है हमारी, हम पैसा लगाते हैं तो खुद भी इन्वॉल्व होते हैं, हम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। जैसे बिजनेस हो गया, ये कोई ऐसा काम हो गया जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं और हम भी खुद उसमें काम कर रहे हैं, फिर हम वहां से पैसा अर्न कर रहे हैं। एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम, जहाँ पे पैसा लगाया और छोड़ दिया, वहां पे कुछ ना कुछ हमारे रिटर्न्स आ रहे हैं, ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, जहां पर हमारी जो ओनरशिप होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि हम पार्शली इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे हमको कुछ करना नहीं है, पैसे आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, या फिर हम किसी ऐसी रियल एस्टेट वगैरह खरीद के डाल दिया, या जैसे रेंटल प्रॉपर्टी होगी, ऐसी चीजें जहां पे हमारी ओनरशिप तो होती है बट इंडिपेंडेंट है, हमको कुछ नहीं करना, पैसे कमाना है। और पैसे लगा दिए, एक और चीज है, अगर आप वहां पे पैसे लगा दिए, मान लो कोई प्रॉपर्टी बाई किया, प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसका भी दाम बढ़ेगा, प्लस आपने रेंटल पे प्रॉपर्टी उठा दी, उसका भी पैसा आ रहा, तो वहां पे आप इंडिपेंडेंट ओनरशिप तो है और वहां पे पैसे भी कमा रहे हो, प्लस प्रॉपर्टी का भी पैसा बढ़ रहा है, तो आप वहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न कमाते हो। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, आपने किसी शेयर को परचेज किया, ठीक है, पैसे लगा दिए, मान लो इन्फोसिस का शेयर खरीदा था, इन्फोसिस के शेयर में आपने मान लो 1 लाख रुपए लगाया, ईयरली आपको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड में आपको मान लो मिनिमम 3-4% तो देता ही है, वेदांत तो 20-25% तक का दे देता है। तो वहां पे आप डिविडेंड तो कमा रहे हो ईयरली, प्लस स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ता है लॉन्ग टर्म में, देखो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओगे, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस भी बढ़ेगा तो वहां पर भी आप रिटर्न कमाओगे। ये हो गया पार्सली इन्वॉल्व और इनडायरेक्ट ओनरशिप। कंपनी में आप ओनरशिप भी पाओगे अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के आप कोई शेयर परचेज करते हो, तो वो आपकी पार्सली ओनरशिप भी होगी उस कंपनी में। तो ऐसे आप वहां पे पैसा कमाओगे भी, पार्सली इन्वॉल्व भी होगे, ओनरशिप भी मिलेगी, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करेगा मोर देन इन्फ्लेशन, जहां पे आपका इन्फ्लेशन भी बीट होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप 5 साल में पैसा डबल हो ही जाता है, जो लगभग 20% के आसपास बन गया आराम से, अगर आप लार्ज कैप में और सेव करते हो आप इन्वेस्टमेंट वहां पे। और अगर आपने स्मॉल कैप या कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया बट जहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न बन गया, जिसका क्रेज चल रहा है, जैसे आप ईवी में देख लो, इस टाइम बूम चल रहा है, पैसा बन रहा है, 100 200 300 रिटर्न बनने हैं, कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं। तो आप वहां पे अगर खुद की अच्छी एनालिसिस, बिजनेस आप देख सकते हो, स्कोप देख सकते हो, फ्यूचर आप प्रेडिक्ट करने की क्षमता रखते हो, एनालिसिस अच्छा है, तो आप ऐसे स्टॉक भी खरीद लोगे जहां पे पैसा बहुत तगड़ा बनाओगे, जो मोर देन इन्वेस्ट, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, सब कुछ बीट कर देगा, और 5 साल के रिटर्न 1 साल में भी दे सकता है। और आपके पैसा यहाँ डूब भी सकता है, ऐसा नहीं है, अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा आप डूब भी जाएगा, रिस्क बहुत होता है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे होते हैं फायदे इन्वेस्टमेंट के।
चलिए आप आगे बात करते हैं कि कहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे कौन से टाइप हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। हमने पहले रखा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की ही बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट को आपको इनिशियली बता देता हूँ क्या होता है। इनिशियली मतलब आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे टाटा बिरला इनकी कंपनी है, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा एल्क्सी हो गई, टीसीएस हो गई, बिरला केबल हो गया, अडानी हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, ये इन सब स्टॉक्स में आप पैसा लगाना चाहते हो, कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, तो आप कहाँ लगाओगे? एक एनएससी बीएससी मतलब लिस्टेड कंपनीज है ये, वहां पे आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, फ्लेक्सिबल है आपके लिए, लिक्विडिटी अच्छी होती है और यहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे बनते हैं अगर लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छे स्टॉक्स में। तो एक और चीज है कि लिस्टेड कंपनी में कर रहे हो तब भी, अनलिस्टेड में भी कर सकते हो, जो जैसे स्टार्टअप हो गए या जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उन पे पैसा वो रेज कर रहे हैं, उनमें जाके आप पैसा लगा सकते हो और आप वहां पे ओनरशिप खरीद सकते हो, जो पार्शियल ओनरशिप होगा, जितना भी आप हिस्सेदारी खरीदना चाहते हो। अब आ जाओ कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब जो डेली यूज में है उनमें ट्रेड होता है, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इनमें। इसके अलावा रियल एस्टेट जो है वो सर्टेन नहीं है, यहाँ पे रिटर्न्स अनसर्टेन रहते हैं, पैसा बहुत बन जाता है और कहीं पर भी नहीं भी बनता है या थोड़े बहुत ही बनते हैं। रियल एस्टेट मतलब आप जानते हो जमीन वगैरह खरीदना, प्रॉपर्टी वगैरह, और प्रॉपर्टी खरीद के रेंटल पर भी उठा के ना वहां पे भी आप पैसा कमा सकते हो, प्लस आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो है फिक्स्ड पैसा देते हैं बट ये ट्रेडेबल भी होते हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। प्राइवेट में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो बॉन्ड्स लेकर आती हैं, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कंपनीज लेके आती हैं जो पैसा रेज करती हैं और आपको उस पे फिक्स्ड रेट, जैसे किसी ने बताया कि 9% देंगे, तो वो 9% आपको ईयरली अगर है तो ईयरली आपको पे करेगी, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली करेगी, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली करेगी। यहाँ पे 9 से 10%, 11% तक के रिटर्न मिलते हैं और ये ट्रेडेबल भी होते हैं, अगर आप टेन्योर के पहले बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। वैसे इनका टेन्योर फिक्स होता है, 10 साल, 5 साल, ऐसे 12 साल, फिक्स्ड डिपॉजिट। ये तो सब जानते होंगे, जहाँ पे 7 से 8% रिटर्न मिलते हैं, जो सिक्योर होता है और आप पैसे डाल दिए, आपको मतलब नहीं है, आपको ईयरली या जैसे भी आपको पैसे लेना है इंटरेस्ट वाले वो उठा सकते हो, 7 से 8%। लेकिन ये आपको उतना रिटर्न नहीं देते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा ग्रो हो, ये फिक्स है, लिमिटेड पैसा इसमें बनेगा। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहाँ पे आप पैसा लगाते हो, खुद नहीं लगाते हो, बट वहां पे क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ, एक ग्रुप बैठा हुआ एक्सपीरियंस लोगों का, जो आपसे पैसा ले रहे हैं और वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनपे जो रिटर्न बन रहा है वो थोड़ा बहुत चार्ज करके आपको रिटर्न दे रहे हैं। यहाँ पे पैसा लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बनता है और आपको कोई रिस्क नहीं है, बहुत लेस रिस्क होता है, प्लस आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट करते हो और कोई झंझट नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस पैसे लगाना है, बाकी सब काम उन लोगों का है जो इसको देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड में ये भी फिक्स होता है, जैसे आप कमोडिटीज में लगाते हो तो कमोडिटीज वाला म्यूचुअल फंड उठाओ, रियल एस्टेट में लगाना चाहते हो रियल एस्टेट वाला उठाओ, स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हो इक्विटी वाला उठाओ। ऐसे होता है। इसको स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग टाइप से होता है, जैसे लार्ज कैप में लगाना चाहते हो लार्ज कैप में लगाओ, स्मॉल में लगाना है स्मॉल में लगाओ, मिड कैप में लगाना है मिड कैप में लगाओ। ईटीएफ, ईटीएफ जो है स्टॉक मार्केट का ही एक टर्म है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जहां पे आप इंडेक्सेस जो होते हैं उनका एक फंड होता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 है जो 25,000 चल रहा है, 25,000 का थोड़ी ना पूरा एक खरीद लोगे, और वो ट्रेडेबल भी नहीं है क्योंकि वो एक इंडेक्स है। इंडेक्स है मतलब जहां पे वो पूरा दिखा रहा है कि कितना मार्केट में आज बियरिश मोड है या बुलिश है। तो यहाँ पे एक फंड, वो लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50, जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीदा आपने, तो आपने क्या किया, निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उसमें पार्टिसिपेट किया। अब टॉप कंपनीज है, उसमें से वो कंपनी हट जाएंगी जो टॉप में नहीं रह जाएंगी, वो ऊपर आ जाएंगी जो अच्छा परफॉर्म कर रहेंगी, निफ्टी 50 में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ रही है, निफ्टी 50 बढ़ रहा है, शेयर मार्केट उठ रहा है तो निफ्टी 50 उठ रहा है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ईटीएफ में भी पैसा बनता है और मिनिमम 10 से 12% रिटर्न देता है। और सबसे ये क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड है वैसे ही ये भी ईटीएफ भी है और लेस रिस्की है, सिक्योर भी इन्वेस्टमेंट। सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स, किसी ने पैसा उठाया आपसे, सीडी, आपको एक रिटर्न में दे दिया सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स कि आपने पैसा दिया और फिक्स आपको अमाउंट देता है। रिटर्न्स मतलब इंटरेस्ट, आपने क्या किया, 10% पे दिया किसी कंपनी को पैसा, अब वो 10% आपको देंगे, लेकिन एक एग्रीमेंट के साथ कि आपसे वो पैसा 10 साल के लिए ले रहे हैं।
अगर आपने उनसे पहले मांग लिया पैसा तो आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा अगर आपने ये जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ा। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ में क्या होता है कि आप 500 से 1.5 लाख तक के रुपए आप ईयरली इसमें डिपॉजिट कर सकते हो और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये मेच्योर होगा 15 साल पे। ये आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये खास करके एम्प्लॉयज के लिए होता है और इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है गवर्नमेंट का होता है, तो थोड़ा सिक्योर सबसे ज्यादा होता है। गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगी। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है कि आप पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे कोई भी लगा सकता है, मतलब कि एम्प्लॉयज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो होता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता ही है। और आप इसमें पैसा डाल लो, आप एक टर्म के बाद ना आपको पैसे की जरूरत होगी, आप इसमें से इजिली निकाल सकते हो, पेंशन की तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे 7.1% का आज के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट आप पे पैसा मिलता रहता है, जो आप यूज कर सकते हो आगे चल के। और आपको पीपीएफ और एनपीएस में दोनों में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। पीपीएफ तो टैक्स पड़ता ही नहीं है आप अगर 15 साल पे मैच्योर करा रहे हो, क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट होता है। और इसके साथ में गवर्नमेंट का, क्योंकि पीपीएफ गवर्नमेंट में पैसा आप लगा रहे हो, तो ये एक फायदे भी होते हैं, बट रिटर्न्स जो है वो लो होते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक आ गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट है क्या, पैसे कैसे लगाएं, सब लोग यही पूछते हैं। शेयर बाजार क्या है, सट्टा बाजारी तो नहीं है भाई? सट्टा बाजारी नहीं है ये, पहली बात क्लियर कर देता हूं। कोई जुआ सट्टा बाजारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम है आपके एनालिसिस का। आप कैसे दिमाग लगाते हो, कहाँ कौन सी कंपनी का फ्यूचर है, वहां पैसा लगाना है। जैसे बिजनेस है वैसे ही है, बस थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म में पैसा ज्यादा बनता है। ट्रेडिंग टेक्निकल बेस पे होता है। स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक प्लस मार्केट। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेरी क्वेश्चंस हैं रिजॉल्व हो जाएंगे, बस अब लास्ट तक वीडियो देखिएगा और जितने आने वाले वीडियोस हैं वो भी देखिएगा। ये भी पता चल जाएगा पैसा कैसे लगाएं और किस कंपनी में लगाएं, क्योंकि एनालिसिस भी डालने वाला हूं मैं कैसे करना है। अब स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्लस मार्केट मतलब हमको शेयर्स या स्टॉक को खरीदना बेचना है इस मार्केट में, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट भाई। और ये शेयर्स स्टॉक होते हैं कंपनीज के। हम यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड की नहीं। वही इस क्राइटेरिया में आती है स्टॉक मार्केट के, जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं उन कंपनीज के शेयर्स को जो लिस्टेड है। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा एल्क्सी हो गया, टीसीएस हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, एलआईसी हो गया। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है इस स्टॉक मार्केट में। और इसके बहुत सारे अदर क्राइटेरिया भी हैं जो आपको आगे पता चलेंगे। बहुत सारे जो टर्म्स हैं यूज होते हैं वो सब हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देखो, प्राइस फ्लक्चुएशन डेली होता है, डेली ट्रेड कर सकते हो आप, 1-2 मिनट में कर सकते हो, दसों साल तक होल्ड कर सकते हो स्टॉक को। आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग भी कर सकते हो, 1-2 महीने 3 महीने की। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरीके से आपके लिए फ्लेक्सिबल है और लिक्विडिटी अच्छी होती है, आप कभी भी बेचो कभी भी निकालो पैसा। ठीक है, ये इजी होता है इसमें। बट यहाँ पे खर्चे भी होते हैं, ब्रोकरेज वगैरह लगता है। ठीक है, ये सारे आपको सॉल्व हो जाने चाहिए, मतलब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि होता क्या है। आपको क्लियर होगा कि कंपनीज के शेयर्स जो हैं, ओनरशिप हमको पार्सली खरीदना है इसमें, किसी भी कंपनीज के जो लिस्टेड है कंपनीज, आपको पार्सली ओनरशिप मिलती है यहाँ पे। अगर आपने किसी भी टाटा मोटर का शेयर खरीदा मान लो 10, तो आपने उस 10 शेयर के बराबर ओनरशिप टाटा मोटर में खरीद ली। ठीक है, अब जितना फ्लक्चुएशन होगा उस शेयर के प्राइस में, वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। डिविडेंड आएगा, जो प्रॉफिट कंपनी करेगी उसका डिविडेंड देगी, आपके हिस्से में आएगा। ठीक है, तो एक टाइप से ये है कि आप बिजनेस में जैसे आप पैसा लगाते हो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, उस हिसाब से यहाँ पर भी किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी इम्पैक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया स्टॉक मार्केट। अब आगे बात करते हैं इसमें यूज होने वाले टर्म्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, इसके अलावा कैसे डीमैट अकाउंट खोले, कहाँ पे खरीदी और बेची करें हम इस शेयर्स की, होल्ड करें। ये तो क्लियर होगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर बाजार है क्या। स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं, इक्विटी मार्केट कहते हैं। कहीं पर भी अगर इक्विटी टर्म यूज हो रहा है मतलब कि स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, किसी कंपनी के शेयर की बात हो रही है। ठीक है, टर्म्स क्या यूज होते हैं, जैसे पहला ही वर्ड यूज हुआ स्टॉक और शेयर। यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें, पहले भी कर चुका हूँ एक्सप्लेन, बट यहाँ पे स्टॉक और शेयर का मतलब है आपकी हिस्सेदारी। ठीक है, मान लो आपने किसी कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदी, उस कंपनी मान लो 1 करोड़ की कंपनी है, 10 लाख रुपए लगाए, आपने 10% हिस्सेदारी खरीदी। हिस्सेदारी मतलब आपने शेयर खरीदे, शेयर मतलब हिस्से। ठीक है,
हिस्से पार्ट्स, तो आपने उसका 10% हिस्सा या शेयर खरीद लिया, उसी को कहते हैं स्टॉक और शेयर। मान लो कोई कंपनी है जिसके 10,000 का एक शेयर है, आपने 10 शेयर खरीदे, ठीक है। आप 1 करोड़ वाले की 10,000 का शेयर है, आपने 10 शेयर खरीदे, 1 लाख के हो गए, 1% आपका स्टेक हो गया। तो ये है स्टॉक और शेयर। अब इसमें एक यूज होता है, चलिए कंपनी नेम, किसी भी कंपनी का अगर शेयर खरीदे उसका नाम होता है भाई। हम यहाँ पे एक सिंपल वे में बताना चाह रहे हैं, इसलिए कंपनी नेम यहाँ पे यूज किया, कोई टर्म्स ये यूज होने वाला नहीं है। हम टाटा मोटर्स कहते हैं, टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, तो टाटा मोटर एग्जिस्टेंस एक कंपनी है जिसका शेयर आपने उसके ओनरशिप में ऐड किया, आपने उसका शेयर खरीदा, ठीक है। ये होता है, जिसे टाटा मोटर हो गया, अडानी पावर हो गया, आप ऐसे इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, मजगांव ले लो, कोचिन ले लो, एचएएल हो गया, ये नाम है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी नाम होते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है तो एचएएल आता है उसमें लिख के, ऐसे ही ये कंपनीज के नाम है, और ये ऐसे ही इसमें लिस्टेड होते हैं। तो ये कंपनीज का नाम वाला भी सॉल्व हो गया, एनएससी और बीएससी। ये है हमारा मेन। एनएससी बीएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना हमारा एक्सचेंज है, और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये उसके बाद। इसमें क्या होता है, जैसे हम ऑनर हैं, हमने 10 शेयर टाटा मोटर्स के खरीदे थे, और आपको बेचना चाह रहे हैं, तो हमने, अगर आपको 10 शेयर बेचना है तो कैसे बेचेंगे, वहां पे कोई बीच में मीडिएटर होना चाहिए, वो मीडिएटर है एनएससी बीएससी। यही लोग रन करते हैं पूरा स्टॉक मार्केट। ये कंपनीज है जो एक्सचेंज है, जो हमारे तुम्हारे बीच का एक्सचेंज कराते हैं। हमको बेचना है, हमने बेचा, एनएससी ने क्या किया, बीच में मीडिएटर का काम किया, आप तक पहुंचा दिया, आपसे पैसे लिया, हमको दे दिया। इजी वे है समझने का, और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इजी वे है, एनएससी बीएससी ये काम करती है, जिससे कि आप लोगों का हमारे बीच का ट्रेड जो है इजिली हो जाता है। बहुत सारे टेक्निकल चीजें यूज हो रही हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं। स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस मतलब जहां पे किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है, तो उसका कुछ शेयर प्राइस होता है। जैसे टाटा मोटर है, उसका 1,000 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है। इसके अलावा इन्फोसिस है, 19 रुपए चल रहा है। तो एक शेयर खरीदने के लिए आपको 19 रुपए चाहिए होंगे। ये है शेयर प्राइस या स्टॉक प्राइस। डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जहां पे आप खरीदी बेची करेंगे। जैसे आप स्टॉक मार्केट में 10 शेयर खरीद रहे हैं, तो उसको होल्ड कहाँ करेंगे, ट्रेड करना है कहाँ करेंगे, तो एक अकाउंट होता है, वो होता है डीमेट अकाउंट, जहां पे आप खरीदी बेची करोगे, ठीक है। जैसे आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, पैसा रखते हो, वैसे ही यहाँ पे स्टॉक को शेयर को रखने के लिए अकाउंट होता है। ब्रोकर मतलब डीमैट अकाउंट खोलना है तो किसी के सहारे तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए वहां पे जो बीच में आपका काम करे बेचने खरीदने का। ये है ब्रोकर। ब्रोकर जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, आप ऑफलाइन भी जाके खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन जैसे बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे काइट हो गया, जीरोधा, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, पेटीएम हो गया। बैंक भी अपना डीमैट अकाउंट देते हैं, बैंक में भी होता है। तो ये लोग हैं ब्रोकर, जहाँ पे आप इनके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, और उसमें आप ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के शेयर्स जो है होल्ड करोगे, बेचने खरीदने पे थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं। ये हो गए टर्म्स जो यूज होते हैं, हमने आपको कर दिया एक्सप्लेन। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चन या कमेंट कर सकते हैं, जो भी है हम देखेंगे उसका रिप्लाई करेंगे। अकाउंट आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हमने, यहाँ पे थोड़ा इजी करने के लिए और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। बैंक्स में आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ब्रोकर के थ्रू खुलवा सकते हैं, वो ब्रोकर ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, वहां पे आप ये अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और शेयर्स की खरीदी बेची उनके थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं आजकल, जैसे जीरोधा हो गया, काइट हो गया, ग्रो हो गया। तो ग्रो और काइट ये दोनों एक ही है, क्योंकि ग्रो ने काइट को खरीद लिया और सबसे ज्यादा इनके पास डीमैट अकाउंट है आज के टाइम में। एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, शून्य हो गया, पेटीएम हो गया, और शून्य पे सबसे कम पड़ता है ब्रोकरेज। तो ये हैं हमारे डीमैट अकाउंट खोलने के प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। बैंक्स के थ्रू भी खुलवा सकते हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट अकाउंट जहाँ पे हो वहां पे आप बात करेंगे, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई होगा, जिसमें भी है वहां पे डायरेक्ट आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां पे अपना खरीदी बेची कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, जहां पर आप एड्रेस के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट लगा सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए 6 मंथ स्टेटमेंट ऑफ बैंक, किसी भी बैंक का, जो आप बैंक लगाने चाह रहे हो उसका स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। आईटीआर शेयर होल्डिंग स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। जो लोग पहले से डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं और शेयर खरीद के रखे हुए हैं, वो अपना उस डीमैट अकाउंट मतलब जिस ब्रोकर के पास खुलवाया वहां से स्टेटमेंट लेके अगर दूसरे के पास खुलवाना है वहां पे लगा सकते हैं, वहां पे डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ग्रो है, ग्रो में आपने शेयर खरीद रखे हैं और आपको अब काइट में खोलना है, तो आप ग्रो से स्टेटमेंट निकाल के काइट में लगा दो, वो हो गया आपका इनकम प्रूफ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पैन कार्ड मैंडेटरी है, वो लगना ही लगना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, पैन कार्ड ही मेन है यहाँ पे। बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट लगाना पड़ेगा जहां से आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं डीमैट अकाउंट में, क्योंकि दूसरे अकाउंट से फिर पैसा नहीं ट्रांसफर होने का इसमें। जो बैंक लगाओगे उसी से पैसा ट्रांसफर होगा डीमैट अकाउंट में। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। नॉमिनेशन आप करोगे, किसी को भी कर सकते हो आप लोग की फैमिली में। नॉमिनेशन एक बहुत ही अच्छी चीज है। मान लो कुछ होता है इन केस, तो वो सारे शेयर्स या जो भी आपके पास है एसेट्स वगैरह वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे नॉमिनेशन जिसके नाम पे होगा। तो ये जरूरी होता है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो फोन नंबर लगाओगे आप, वो बैंक में भी लगा होना चाहिए वही नंबर, और वही नंबर जो है पैन कार्ड पे लगा होना चाहिए। दोनों सेम होने चाहिए, जो नंबर बैंक में अकाउंट में और जो नंबर पैन पे लगा दोनों सेम होने चाहिए। और आधार कार्ड लगाने से पहले आप पक्का कर लो कि आपका ही नंबर लगा है, क्योंकि ओटीपी लगती है भाई। तो ये सारी चीजें हो गई क्लियर, आप डीमैट अकाउंट खोलने का भी प्रोसीजर हो गया क्लियर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाला है कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे खरीदी बेची करें, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका एनालिसिस, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पूरा एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।